बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप? ठीक हैं? खैरियत है बेटा? हमारा लास्ट लेक्चर था डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर पे। इसकी जो एप्लीकेशन है मैं अगेन रिपीट करूंगा, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की कॉमन लाइफ में 3 एप्लीकेशन है इसकी। ये लॉन्ग क्वेश्चन में मोस्टली आ जाते हैं इस सेंस में कि डिफाइन डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर गिव इट्स एप्लीकेशन। फर्स्ट एप्लीकेशन आती है इसकी कलेक्शन ऑफ गैसेस। तो जब हम लेबॉर्ट्री में या इंडस्ट्री लेवल पे गैसें प्रिपेयर करते हैं तो उनको में से कुछ गैसों को वाटर के ज़रिए कलेक्ट किया जाता है। जब गैस वाटर में से गुजरती है उस गैस में कुछ वाटर के वेपर शामिल हो जाते हैं, मतलब गैस गीली हो जाती है। तो वाटर की सरफेस पे कलेक्ट होने वाली गैस में दो चीज़ें हैं, गैस खुद और गैस में शामिल होने वाले वाटर के वेपर्स। वो जो प्रेशर बनेगा पानी की सरफेस पे, उस प्रेशर में गैस के मालिक्यूल का हिस्सा भी है और वाटर के वेपर का हिस्सा भी है। डाल्टन लॉ हमें ये हेल्प करता है कि हम उस टोटल प्रेशर में से ड्राई गैस के हिस्से का प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रेशर एक्सर्टेड बाय दिस मॉइस्ट गैस इज देयरफॉर द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई गैस एंड दैट ऑफ वाटर वेपर्स है। अब है कि ड्राई गैस के हिस्से का प्रेशर जो कि प्रैक्टिकली मेजर करना पॉसिबल नहीं है, उसको हम डाल्टन लॉ के जरिए कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये इक्वेशन हमारे पास पी मॉइस्ट मतलब मॉइस्ट गैस का टोटल प्रेशर, दिस इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई गैस प्लस पार्शियल प्रेशर वाटर वेपर। वाटर वेपर के पार्शियल प्रेशर को हम स्पेशल नाम देते हैं एक्वस टेंशन। तो बेटा अगर आप इस इक्वेशन को रीअरेंज कर लें, इस फैक्टर को इधर ले जाएं, ये हो जाएगा पी मॉइस्ट माइनस एक्वस टेंशन, दिस विल बी इक्वल टू पी ड्राई है। फिर उस इक्वेशन की साइड चेंज कर दें, राइट को लेफ्ट, लेफ्ट को राइट कर दें, ये इक्वेशन बन जाती है। यहाँ बेसिकली उसने एक इक्वेशन छोड़ी हुई है जो अगर आप बीच में ऐड करना चाहें खुद तो वो इस तरह ऐड कर सकते हैं आप लोग। यानी इस तरह होना था, ये पी मॉइस्ट पी मॉइस्ट माइनस एक्वस टेंशन माइनस एक्वस टेंशन, दिस इज इक्वल टू पी ड्राई यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई गैस है। ये इक्वेशन बीच में आती है। इसके बाद अगर आप इस इक्वेशन को राइट साइड को लेफ्ट पे ले जाएं, लेफ्ट को राइट पे ले जाएं, तो ये हमारी बुक वाली इक्वेशन बन जाती है। ठीक हो गया बेटा? बेटा सेकंड एप्लीकेशन है इस लॉ की रेस्पिरेशन में। तो रेस्पिरेशन में हम लोग ऑक्सीजन गैस इस्तेमाल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी से रिमूव करते हैं। तो सी लेवल पर हवा का टोटल प्रेशर होता है हमारे पास 760 टार। तो 760 टार में ऑक्सीजन का हिस्सा होता है 159 टार। सी लेवल पे सतह समुद्र पे मतलब कराची में हवा का टोटल प्रेशर 760 टार है, उसमें ऑक्सीजन का हिस्सा 159 टार है। तो जो हवा हमारी बॉडी में जाती है उसमें ऑक्सीजन का हिस्सा 159 टार होता है। ऑक्सीजन लंग्स में पहुंचने के बाद लंग्स में जो ब्लड की कैपिलरीज है उनमें उसकी डिफिशन स्टार्ट हो जाती है। जैसे ऑक्सीजन का डिफिशन स्टार्ट होता है ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होना शुरू हो जाता है, 159 से 150, 140, 130, 116। जैसे ये 116 तक पहुंचता है मजीद ऑक्सीजन की डिफिशन कैपिलरी में रुक जाती है। क्यों रुक जाती है? क्योंकि उस ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर अब कम हो चुका है, इतना प्रेशर नहीं रहा कि वो ब्लड की कैपिलरीज में डिफ्यूज हो सके। फिर बॉडी क्या करती है उसी वक्त, उस बची हुई ऑक्सीजन को बाकी हवा के साथ मिला के बॉडी से बाहर निकाल देती है, यानी सांस बाहर निकालते हैं। जो सांस हमारी बॉडी से बाहर निकलता है उसमें बची हुई ऑक्सीजन जिसका पार्शियल प्रेशर 116 टार है ये वो भी शामिल है, बॉडी में बनने वाली CO2 भी शामिल है, नाइट्रोजन गैस जो गई थी बॉडी के अंदर वो भी वापस आ गई, या कोई और गैसें थी वो भी वापस आ चुकी हैं। और CO2 क्या होती है, ये बॉडी से बाहर जाती है हमेशा, क्योंकि ये बॉडी में प्रोड्यूस हो रही होती है, बॉडी में इसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है, जबकि हवा में CO2 जो है उसका पार्शियल प्रेशर रिलेटिवली कम है। इसलिए CO2 हाई प्रेशर दैट इज बॉडी से लो प्रेशर दैट इज एयर की तरफ मूव करती है। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है बोर्ड में। एप्लीकेशन नंबर 2। थर्ड एप्लीकेशन आती है हमारे पास एल्टीट्यूड के ऊपर बुलंदी पे रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। जैसे ही हम ऊपर बुलंदी की तरफ जाते हैं हवा का प्रेशर कम होना शुरू हो जाता है। मसलन
सी लेवल पर कराची पे हवा का प्रेशर 760 टार है। ठीक है बेटा। मरी में हवा का टोटल प्रेशर 700 टार होता है। माउंट एवरेस्ट पर हवा का प्रेशर 323 टार होता है। तो जैसे ऊपर को जाते जाएंगे टोटल हवा का प्रेशर भी कम होता जाएगा, उसमें ऑक्सीजन का हिस्सा भी कम होता जाएगा। उसमें एल्टीट्यूड या बुलंदी पर जो हवा में ऑक्सीजन होती है उसका प्रेशर 159 टार से कम होता है। तो जब कम प्रेशर वाली ऑक्सीजन बॉडी में जाएगी तो वो बॉडी में डिफ्यूज थोड़ी होगी, बॉडी की ऑक्सीजन की डिमांड पूरी नहीं होगी, जिससे से रेस्पिरेशन का प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है, जिसको हमारी वो कहती है एट हायर एल्टीट्यूड पायलट फील अनकंफर्टेबल ब्रेथिंग। जहाज के पायलट जो होंगे वो ब्रेथिंग में प्रॉब्लम फेस करेंगे। क्यों? वहाँ पर एल्टीट्यूड पे बुलंदी पर पार्शियल प्रेशर जो है ऑक्सीजन का वो 159 से कम होता है, क्योंकि 159 के ऊपर हम कंफर्टेबल ब्रीथिंग करते हैं, सुकून से सांस लेते हैं। अब वो क्या करता है पायलट या जहाज वाले, तो वहाँ पे प्रेशराइज केबन इस्तेमाल किए जाते हैं। मतलब जहाज को उड़ने से पहले उसकी डोर विंडो लॉक कर दिए जाते हैं और उसके अंदर आर्टिफिशियली कंप्रेसर के ज़रिए जो है वो बाहर की हवा को कंप्रेस करके बीच में फिल किया जा रहा होता है। इस तरह आर्टिफिशियल वे में उसके अंदर हम ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर मेंटेन रखते हैं, फिर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम नहीं होता, मसला नहीं बनता। चौथी एप्लीकेशन आती है डीप सी डाइवर के लिए। गोताखोर जैसे समुद्र में गोता लगाते हैं, जैसे वो पानी के नीचे की तरफ जा रहे होते हैं सिलेंडर में मौजूद गैसों का प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। 100 फीट के बाद आमतौर पर जो प्रेशर होता है वो 3 टाइम बढ़ जाता है। मतलब अगर आप सिलेंडर में 1 ATM की हवा लेके जाते हैं 100 फुट के बाद उसका प्रेशर 3 ATM हो चुका होगा। अब आम हवा ब्रेथिंग में डीप सी डाइवर इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि जिस तरह 100 फीट के बाद 3 ATM प्रेशर हो जाता है तो उस हाई प्रेशर में ब्लड में नाइट्रोजन भी डिफ्यूज होना शुरू हो जाएगी। जब ब्लड में नाइट्रोजन भी जाएगी ब्लड में ऑक्सीजन का डिफ्यूजन कम हो जाएगा, ऑक्सीजन की ज़रूरत बॉडी की पूरी नहीं होगी, तो उस डीप सी डाइवर को रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम आएगी जो मे भी उसकी डेथ की रीज़न बन जाए। अब डाइवर क्या करता है, अपने साथ सिलेंडर में वो हीलियम और ऑक्सीजन को मिक्स करके लेके जाता है। ये हीलियम और ऑक्सीजन आमतौर पर हीलियम होती है 96% और ऑक्सीजन 4%, लेकिन ये रेशो चेंज भी होती रहती है। जब वो हीलियम और ऑक्सीजन वाला सिलेंडर लेके पानी में होता लगाता है तो इन गैसों का प्रेशर भी बढ़ता है, लेकिन हाई प्रेशर पर हीलियम ब्लड में डिफ्यूज नहीं होती, ऑक्सीजन का डिफ्यूजन ही जारी रहता है। तो हमारे यहाँ पे दो क्वेश्चन है कि डीप सी डाइवर आम एयर को अपने सिलेंडर में फिल करके क्यों नहीं लेके जाता। इसका जवाब मैंने दिया है कि जब आम हवा को सिलेंडर में फिल करके डीप सी डाइवर गोता लगाएगा, पानी के नीचे जा रहा होगा, तो सिलेंडर में आम हवा का प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा। प्रेशर बढ़ते बढ़ते एक वक्त ऐसा आएगा जब नाइट्रोजन भी ब्लड में डिफ्यूज होना शुरू हो जाएगी, तो उस वक्त बॉडी को ऑक्सीजन कम मिलना शुरू हो जाएगी और रेस्पिरेशन में मसला आ जाएगा। फिर वो इस वक्त का हल क्या निकालते हैं, वो अपने साथ सिलेंडर में हीलियम और ऑक्सीजन का मिक्सचर शामिल करके लेके जाते हैं। ठीक है। इस मिक्सचर में क्या होता है जी कि जो ऑक्सीजन होती है वो ब्लड में डिफ्यूज होती रहती है, हीलियम डिफ्यूज नहीं होती। तो ये टॉपिक मैंने आपका रिपीट किया है जी बेटा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, शॉर्ट क्वेश्चन है डिफियन एंड एफियन। उर्दू में तो हम मीनिंग वर्ड लगते हैं, इंग्लिश में स्पेलिंग में फ़र्क भी है और उनकी डेफिनेशन में फ़र्क है। डिफियन क्या होता है, एक ऐसा अमल होता है जिसमें गैस के मालिक्यूल हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करते हैं बाई रैंडम मूवमेंट है। इन दो बातें हैं, गैस की मालिक्यूल की मूवमेंट होती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, और ये मूवमेंट किस तरह हो रही होती है, ये मूवमेंट रैंडम मूवमेंट हो रही होती है। तो प्रोसेस में गैस मालिक्यूल मूव फ्रॉम हायर प्रेशर टूवर्ड्स लोअर प्रेशर ड्यू टू रैंडम मूवमेंट इज कॉल्ड डिफियन है। फॉर एग्जांपल इसकी स्प्रेडिंग ऑफ फ्रेग्रेंस ऑफ रोज, फूल की खुशबू का फैलना, परफ्यूम की खुशबू का फैलना, कुकिंग हो रही हो तो खाना पकने की खुशबू, ये सारी डिफियन से हो रही होती है। डिफियन क्या होता है, इसमें गैस के मालिक्यूल एक एक करके वन बाय वन एक छोटे से सुराख से निकलते हैं और हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जा रहे होते हैं। जिस तरह किसी पाइप से गैस लीक हो रही हो तो वहाँ पे क्या है, छोटा सा अगर उस होल है पाइप में, गैस के मालिक्यूल हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जा रहे होते हैं और वन बाय वन वहाँ से जा रहे होते हैं। इसी को और मिसाल देता हूँ, जिस तरह किसी इंस्टीट्यूट में, एजुकेशन इंस्टीट्यूट लाइक कॉलेज है या स्कूल है, वहाँ बहुत अच्छा डिसिप्लिन हो, तो छुट्टी के वक्त या सुबह के वक्त आते हुए बच्चे गेट से
वन बाई वन एक एक करके आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं। ये ऐसा डिफ्यूजन हो रहा होता है। और अगर गेट पूरा खोल दिया जाए सारे बच्चे के वक्त में जो निकलना शुरू हो जाए, तो रैंडमली वो निकल रहे होते हैं, ज़्यादातर बाहर को निकल रहे होते हैं, कोई रैंडमली वापस भी जा रहा होता है, धक्के लग रहे होते हैं, वो डिफ्यूजन हो रहा होता है। लेकिन आपने लिखना ये वाला है, ये मिसाल मैंने बच्चों की दी, वो नहीं लिखनी है आपने। मतलब डिफ्यूजन में रैंडम मूवमेंट होती है मालिक्यूल की, फ्यूजन में मालिक्यूल की वन बाई वन मूवमेंट होती है। ठीक है, और इसकी एग्जांपल क्या थी, लीकेज ऑफ गैस फ्रॉम ए पाइप आ जाता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, तैयार कीजिएगा अच्छी तरह इसको। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन भी कह लेते हैं, दोनों का ये लॉ है। डिफ्यूजन में अभी मैंने बताया आपको कि मालिक्यूल मूव भी करते हैं, बस डिफ्यूजन हो फ्यूजन हो, गैस के मालिक्यूल की हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूवमेंट होती है, यानी मालिक्यूल चलते हैं। अब मालिक्यूल का चलना किस चीज़ पे डिपेंड करता है? मालिक्यूल का चलना मालिक्यूल के मास पे भी डिपेंड करता है। मसलन जिन मालिक्यूल के मास ज़्यादा होंगे, ठीक है, वो हैवी हैवी मालिक्यूल होंगे, भारी भारी होंगे, उनके चलने की स्पीड, उनके डिफ्यूजन रेट क्या होगा, वो कम होगा। इस तरह डेंसिटी, जिन मालिक्यूल की डेंसिटी ज़्यादा होगी वो भारी होंगे, और उनके चलने की स्पीड क्या होगी, कम होगी। मतलब जिन मालिक्यूल का मास ज़्यादा हो या डेंसिटी ज़्यादा हो, वो स्लोली मूव करते हैं, और हम कहेंगे उनका डिफ्यूजन कम होता है। ठीक है, अब ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या कहता है? ये कहता है कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है बेटा, जिसका सिंबल ये आर होता है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ द डेंसिटी ऑफ गैस है, अंडर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस है। तो rate of diffusion of a gas is inversely proportional to under root of the density of gas, लेकिन साथ कंडीशन के एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, आपके सिस्टम का टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट हो। अगर ये नहीं लिखेंगे कांस्टेंट, डेफिनेशन गलत होगी। ये मैथमेटिकल फॉर्म आ गई, जब इस प्रोपोर्शन को खत्म किया, यहाँ पे कांस्टेंट के आ गया। अगर हम इस इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें ऐसे, तो बेटा क्या बन गया, आर इंटू डी का स्क्वायर रूट अंडर रूट दिस इक्वल टू के है। के का नाम क्या है यहाँ पर, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बन जाता है हमारे पास। अब इस इक्वेशन वन को जो हमने ये बेटा बनाई है, इसको दो डिफरेंट गैसों के लिए लिखते हैं। एक गैस का नाम गैस वन है, दूसरे का नाम गैस टू है। तो यहाँ पर जहाँ आर और डी लिखे हैं, इनके साथ एक बार वन वन लिख देंगे, इस तरह देखो आर वन डी वन बराबर के। गैस टू के लिए आर टू डी टू का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू के है। दो इक्वेशन हो गई। इन दोनों को कंपेयर कर लें, कंपेयर कर सकते हैं या डिवाइड कर लें, यानी यहाँ मैंने डिवाइड कर दिया। डिवाइड किया है तो हमने इक्वेशन वन को ऊपर रख दिया, टू को नीचे कर दिया, के से कैंसिल हो गया। अब अगर हम इसको रीअरेंज करें, ठीक है, तो बेटा क्या है जी, रीअरेंज ऐसे है कि डेंसिटी उसी तरफ ले जाते हैं। ये डेंसिटी डी टू यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर आ जाएगी ऊपर डी टू, और डी वन यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे आ जाएगा। ये इक्वेशन हो गई। तो देखो यहाँ भी यही बात आती है कि आर वन और डी वन एक दूसरे के इन्वर्स हैं, और आर टू डी टू दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि जो डेंसिटी होती है वो मोलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये मैंने कल के लेक्चर में आपको प्रूव किया था। इसलिए जहाँ पर डेंसिटी हो वहाँ पे मोलर मास लिखा जा सकता है। इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ डी लिखा हुआ है, वहाँ अगर हम मोलर मास लिख दें ये M2 M1, तो ये सेकंड फार्मूला बन जाता है ग्राहम लॉ का। अब है बेटा ग्राहम लॉ की एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन कैसे हम करते हैं। इसके लिए हमारे पास हम सपोज करते हैं, सपोज हमारे पास एक ये ग्लास की ट्यूब है, शीशे की ट्यूब है ये। इस ट्यूब की टोटल लंबाई 100 सेंटीमीटर है। इस ट्यूब में ने इस साइड पर ये जो ब्लैक सा पोर्शन बना हुआ है, हमने काटन प्लग यानी काटन का थोड़ा सा कपास का थोड़ा सा टुकड़ा लिया है, उसमें अमोनिया का सोल्यूशन लगाया हुआ है, और इस साइड पे हमने HCl के सोल्यूशन को काटन प्लग के जरिए लगाया हुआ, यानी यहाँ भी काटन प्लग है जिसको डिप किया हुआ था HCl के सोल्यूशन में। ठीक है बेटा, क्या मैंने कहा, देखें अगर मैं इसको देख के दिखाऊँ आपको। जी बेटा, ये असल में बात थी इसकी। देखें कि यहाँ पर ये काटन प्लग है, PLUG है ये, ठीक है, काटन प्लग सोक इन अमोनिया सोल्यूशन, और यहाँ से अमोनिया गैस निकल के इधर को जा रही है आगे की इस जगह से, और इधर काटन प्लग है सोक्ड इन HCl सोल्यूशन, यहाँ से HCl गैस जा रही है इधर को। तो क्योंकि HCl का मोलर मास बनता है 36.5 और अमोनिया का मास है 14 + 3 17 है। अमोनिया गैस हल्की है, HCl गैस भारी है, तो अमोनिया ज़्यादा फार्दर ट्रेवल करेगी, और यहाँ जाके दोनों गैसें इकट्ठी हो जाती, मिल जाती हैं। जब मिलती हैं तो वहाँ पे रिएक्शन होता है, और यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड बनता है, और एक वाइट कलर का रिंग प्रोड्यूस होता है, वाइट फ्यूम ऑफ अमोनियम क्लोराइड। ये कैसे बने हैं? जब अमोनिया का HCl के साथ रिएक्शन हुआ है।
हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से लेके यहाँ तक अमोनिया के कवर डिस्टेंस को नोट किया जो 55.9 बनता है, और इधर से HCl गैस के कवर डिस्टेंस को ट्रेवल किए, जो उसने किया है उसको नोट किया 40.5 सेंटीमीटर बना है। मतलब एक्सपेरिमेंट करके हमारा मकसद होता है अमोनिया गैस और HCl के कवर डिस्टेंस को मालूम करना। जी बेटा, इसके बाद देखें, ये वो रिएक्शन था जिसकी मैं बात कर रहा था। अमोनिया का रिएक्शन HCl से होता है, जैसे क्या बनता है, अमोनियम क्लोराइड बन जाता है। अब वो जो ग्राफ लॉ का फार्मूला था R1R2 बराबर M2 ओवर M1, उसमें हमने गैसों के नाम लिख दिए। रूल ये होता है कि जो गैस हल्की होती है हम उसको गैस नंबर 1 की जगह पे लिखते हैं। अमोनिया गैस हल्की है तो जहाँ पे R1 था वहाँ मैंने अमोनिया का नाम लिख दिया, और R2 की जगह पे HCl का नाम लिख दिया। फिर M2 की जगह पे HCl, और M1 की जगह पे अमोनिया आ गया। तो इन्हीं के 1 की जगह पे जहाँ 1 था वहाँ अमोनिया लिखनी है, जहाँ 2 है वहाँ पे HCl लिखना है। रूल कहता है कि जो गैस हल्की होती है उसको नंबर 1 की जगह पे लिखें। अब बेटा इनके ये कवर डिस्टेंस है, ये अमोनिया का 59.5 और HCl का 40.5, मोलर मास HCl का 36.5 और मोलर मास अमोनिया 70 है। इसको हल करें फार्मूले को, जवाब दोनों साइड का बराबर आ गया, इट मीन लॉ आपका वेरीफाई हो गया। तो यहाँ तक आपका टॉपिक था ग्राम लॉ ऑफ डिफियन का। बेटा यहाँ तक चैप्टर आपका हाफ हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव है और एक शार्ट क्वेश्चन है, सुनिएगा पहले। किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो थी ये बनाई थी साइंटिस्ट बर्नौली ने। ऑब्जेक्टिव है, इसको याद रखना है कि बर्नौली ने क्या काम किया था। ही डेवलप किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस। कहाँ से बनाई बेटा उसने, गैस लॉ से। फिर इसके बाद एक साइंटिस्ट आया, उसका नाम था क्लाजस। उसने किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी से किनेटिक इक्वेशन ऑफ गैस डिराइव की। फिर इसके बाद साइंटिस्ट आता है मैक्सवेल। ठीक है, ये क्रिकेटर नहीं है, ये एक और साइंटिस्ट था, केमिस्ट था ये। मैक्सवेल ने अपने नाम पे एक लॉ बनाया, उसको नाम देते हैं ये मैक्सवेल लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी। अब ये लॉ क्या कहता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। ये कहता है जी हर गैस में गैस के मॉलिक्यूल के बहुत सारे ग्रुप होते हैं, और हर ग्रुप की वेलोसिटी बाकी ग्रुप से डिफरेंट होती है। जैसा देखिए जी, मैं कहूँ हमारी क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, तो बच्चों के ग्रुप बने हुए हैं दोस्ती के लिहाज से, और हर ग्रुप के बच्चों की वेलोसिटी, चलने फिरने की स्पीड दूसरे ग्रुप से डिफरेंट होती है। बिल्कुल ये बात यहाँ पे कि हर गैस में मॉलिक्यूल के बहुत सारे ग्रुप होते हैं, और हर ग्रुप की वेलोसिटी दूसरे ग्रुप की वेलोसिटी से डिफरेंट होती है। इसके बाद एक और साइंटिस्ट आया, उसका नाम था बोल्ट्जमैन। उसने भी अपने नाम पे एक लॉ बनाया, उसे कहते हैं लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। वैसे ये लॉ की स्टेटमेंट बुक में नहीं है, वैसे बताता हूँ है क्या है। ये लॉ कहता है कि गैस में बहुत सारे ग्रुप होते हैं, और हर ग्रुप की एनर्जी दूसरे ग्रुप से डिफरेंट होती है। बेटा इसके बाद हम देखेंगे, ये जितना पढ़ाया ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट क्वेश्चन था। अब है पास्टुलेट ऑफ किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस। ये लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, ये पॉइंट मैं आपको कराता हूँ अभी। जी बेटा, हम लोग अब यहाँ से देखते हैं पास्टुलेट ऑफ किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस। तो इसके फंडामेंटल पास्टुलेट, बुनियादी जो नुकात हैं वो क्या है। पहला पॉइंट ये कहता है इसका कि हर गैस में बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं जिन्हें हम गैस के मॉलिक्यूल कहते हैं। हर गैस में बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ज़रात होते हैं, जिन्हें गैस के मॉलिक्यूल कहा जाता है। ठीक है, लेकिन जो नोबल गैसें होती हैं उनके अंदर मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं। वो क्या होते हैं, जिस मॉलिक्यूल का एक एटम हो। दूसरा पॉइंट कहता है गैस के ये मॉलिक्यूल हैपाजर्डली रैंडमली कुलियन करते हैं आपस में एक दूसरे के साथ और कंटेनर की वाल के साथ। सेकंड पॉइंट कहता है मॉलिक्यूल बहुत सारे होते हैं, उनमें बहुत सारे रैंडम कुलियन होते हैं। ठीक है, और कुलियन से मॉलिक्यूल के चलने की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। थर्ड पॉइंट कहता है कि मॉलिक्यूल में जो कुलियन होता है वो इलास्टिक कुलियन होता है। इलास्टिक कुलियन क्या होता है, जिसमें एनर्जी और मोमेंटम चेंज नहीं होता। चौथा पॉइंट कहता है गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं ये वाइडली सेपरेट होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, लार्ज एम्प्टी स्पेस होती है इनमें, इसलिए गैस के मॉलिक्यूल ज्यादातर स्ट्रेट लाइन मूवमेंट करते हैं। पांचवा पॉइंट कहता है गैस के मॉलिक्यूल में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती, मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंट होते हैं। छठा पॉइंट कहता है गैस के मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम होता है वो नेग्लिजिबल होता है, ना होने के बराबर होता है एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस। इन गैस के सिलेंडर का वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, उसके मुकाबले में गैस के एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम बहुत ही कम है। सातवां पॉइंट कहता है मॉलिक्यूल की मूवमेंट पर ग्रेविटी का इफेक्ट नेग्लिजिबल होता है, नहीं होता किसी का, फोर्स ऑफ ग्रेविटी का मॉलिक्यूल की मूवमेंट पर कोई इफेक्ट नहीं।
8वां पॉइंट कहता है गैस के मालिक्यूल जो होते हैं उनकी जो एवरेज किनेटिक एनर्जी होती है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर केल्विन टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जी बेटा, इसके बाद जो आगे मैं पढ़ाऊंगा ना भाई, इसमें कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है या ऑब्जेक्टिव है, ये कुछ नहीं याद करना आपने। इसके बाद आप डायरेक्ट ये इक्वेशन याद करेंगे। इस इक्वेशन का नाम क्या है, इसे कहते हैं किनेटिक इक्वेशन ऑफ गैस। नाम क्या है इसका? किनेटिक इक्वेशन ऑफ गैस है। एक मैंने कल डिराइव की थी जनरल गैस इक्वेशन, वो थी पी वी इक्वल टू एन आर टी, वो जनरल गैस इक्वेशन थी। ये किनेटिक इक्वेशन ऑफ गैस, ठीक है बेटा। इसका फार्मूला तो मैंने याद रखना है, पी वी इक्वल टू 1/3 mnc² बार। इसकी डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है। यहाँ पे जो m है वो गैस के एक मालिक्यूल का मास है, n टोटल नंबर ऑफ मालिक्यूल है, यानी कि आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक याद कर लो। P pressure, V volume, M mass of one molecule of gas and total number of molecule of gas in vessel है। C स्क्वायर बार क्या इसे कहते हैं? मीन स्क्वायर वेलोसिटी। गैस के मालिक्यूल की वेलोसिटी को हम C के साथ रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि गैस के मालिक्यूल वेलोसिटी ऑफ लाइट के ऑलमोस्ट इक्वल तेज तेज चलते हैं। इसी दोनों का सिंबल एक जैसा रख दिया गया है। पढ़ना क्या? मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये ऊपर जो लाइन है ये मीन का सिंबल है, फिर 2 स्क्वायर C वेलोसिटी, मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अच्छा, ये फार्मूला बेटा याद करेंगे आप लोग। उसके बाद आपने ये फिर इक्वेशन 14 याद करनी है कि मीन स्क्वायर वेलोसिटी कैसे निकालते हैं। इसका फार्मूला है C1 का स्क्वायर, इन ग्रुप 1 के मालिक्यूल की वेलोसिटी का स्क्वायर। C1 ग्रुप 1 के मालिक्यूल की वेलोसिटी, C2 ग्रुप 2 के मालिक्यूल की वेलोसिटी, ग्रुप 3 के मालिक्यूल की वेलोसिटी। नीचे फिर क्या? डिवाइडेड बाय ग्रुप 1 के मालिक्यूल, ग्रुप 2 के मालिक्यूल, ग्रुप 3 के मालिक्यूल। ये छोटे छोटे ग्रुप हैं 1 2 3, उनके मालिक्यूल की तादाद हमने छोटे अल्फ़ाबेट में रिप्रेजेंट की है। अगर इन तमाम छोटे छोटे ग्रुप को जमा किया जाए तो ये टोटल नंबर ऑफ गैस के मालिक्यूल बन जाते हैं। यहाँ भाई आपने इक्वेशन याद करनी है और इसकी थ्योरी श्योरी कोई नहीं याद करनी। इसके बाद आपने फिर अगली इक्वेशन 15 याद करनी है। ये है फार्मूला रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का। C मीन वेलोसिटी, R मीन रूट, M मीन मीन, S मीन स्क्वायर। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है जी? 3RT/m। M मोलर मास, T टेम्परेचर है। तो ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इक्वेशन फॉर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। या शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, राइट एन इक्वेशन फॉर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इस तरह की ये चीज़ें पूछी जा सकती है। बाकी इस पेज में कोई थ्योरी का काम नहीं करने वाला, वो आप छोड़ देंगे। फिर आज का लेक्चर यहाँ तक था। नेक्स्ट टाइम फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।